चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हम उसी स्ट्रिंग कंस्टेंट की कहानी को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं और थोड़े टफर साइड के क्वेश्चन अपन और करते हैं। चलो निपटाते हैं। मैं एक सवाल ले रहा हूँ बच्चे। सवाल इस तरह से कि आपके पास ये कोई इंक्लाइन प्लेन है। लेट्स बेटा ये कोई इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है। इस फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आपका थीटा है। इसके ऊपर ही ऊपर बेटा एक आइडियल पुल्ली इस तरह से अपन लोगों ने हिंज कर रखी है। दिस वन इज आइडियल पुल्ली। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया कि यहां पर एक स्मॉल एम मास अपन ने ऐसे बांध रखा है। ये स्मॉल एम मास है और आइडियल स्ट्रिंग से यूं चलते चलते बेटा रस्सी ऐसे आती है, यूं आती है, ऐसे आती है और यहां पर एक आइडियल पुल्ली और है। ये हमारे पास एक आइडियल पुल्ली और है। आइडियल मतलब बेटा मासलेस भी हो गया और स्मूथ भी हो गया, और उसकी मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है, उससे मैथमेटिक्स में हमें क्या फायदा होता है वो हल्का फुल्का आइडिया हो भी क्या होगा। मैंने इसके ऊपर एक रस्सी लपेट रखी है ऐसी। इस रस्सी का ये वाला जो हिस्सा है ये बंधा हुआ है और दूसरा हिस्सा जो है वो यहां पर एक दूसरे एम मास के ब्लॉक से टंगा हुआ है। ठीक है, ये कहानी है। मैं स्ट्रिंग्स के लिए बोल दूं कि दीज आर आइडियल स्ट्रिंग्स। ठीक है बच्चे, अब सवाल ये है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस निकालने हैं। बिल्कुल निकालेंगे। शुरुआत तो हम ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से करते हैं। इस एम मास के ब्लॉक को अगर देखें तो कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ मेरे पास है mg और ऊपर की तरफ है टेंशन। यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T। पुल्ली आपका मासलेस है तो भले इसके पास एक्सेलरेशन हो, यहां पर टेंशन अपने आप आपके पास जाएगा 2T। यहां 2T, यहां 2T, तो यहां पर भी बड़ा टेंशन 2T। इस एम मास के अगर ब्लॉक की बात करें तो mg लगेगा ऐसे। उसके दो कंपोनेंट होंगे। इधर की तरफ आपके पास आएगा mg साइन थीटा और इधर की तरफ मेरे पास आएगा mg का कॉस थीटा। और ऐसे बड़ा ऑफ कोर्स आपके पास आएगा नॉर्मल। ये नॉर्मल और mg कॉस्टा तो एक दूसरे को बैलेंस कर ही देंगे, है ना। इसके पास ब्लॉक के पास जो भी एक्सेलरेशन आएगा वैसे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग आएगा। अब मैंने ऐसा मान लिया कि इस एम मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है ए। अगर आपने ऊपर मान लिया होता तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसर में और मेरा आंसर में सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर रहता। तो उस बात को बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन नहीं लेने की एक्सेलरेशन किस तरफ होगा। ठीक, इस एम मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने लेने नीचे की तरफ ए, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ए। ये वाली रस्सी बांध रखी है, इसका एक्सेलरेशन है 0। इस वाली रस्सी का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ए, इसका a है, इसका 0 है। तो ऑब्वियस बात है कि ये जो पुल्ली है इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 0 और a का एवरेज आएगा। 0 और a का एवरेज वी नो इट वेरी वेल, दैट कम्स आउट टू बी a/2। तो इसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ a/2, नीचे की तरफ a/2। इसका अगर एक्सेलरेशन, पुल्ली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a/2, तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन a/2, इस रस्सी का एक्सेलरेशन a/2, इस रस्सी से बंधे हुए ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी अप द इंक्लाइन a/2। अब काफ़ी हद तक हमें सारी की सारी बातें दिखाई देना और समझ में आना स्टार्ट हो गई होंगी। अब सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना है और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस एम मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे, तो नेट फोर्स भी नीचे। कितना? 10 माइनस 10। हमारे पास आ गया mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m इंटू ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस ब्लॉक को अगर देखें तो इसका एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन मान रखा है। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 बिकॉज दिस इक्वल टू दिस।
ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे स्लिप करेगा, 2t माइनस एम जी साइन थीटा, 2t माइनस एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन ए नहीं बेटा, इसका एक्सेलरेशन a/2 है, a/2। बस दो इक्वेशन काफ़ी है, दो अननोन, दो इक्वेशन, बड़े आराम से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। टी को एलिमिनेट करोगे ए आ जाएगा, ए को एलिमिनेट करोगे तो आपका टी आ जाएगा। मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे एक काम करना चाहिए, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 2t आ जाएगा, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा तो 2t गायब हो जाएगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, मेरे पास आ गया 2mg माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2ma प्लस ma/2। m से m से m से m कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया 2 माइनस साइन थीटा इंटू जी इज इक्वल्स टू 2 प्लस हाफ। 2 प्लस हाफ तो कितना हो गया, 5/2 टाइम्स ऑफ ए। एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स 2 माइनस साइन थीटा इंटू जी अपॉन 5। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया किसका, इस वाले ब्लॉक का। इसका एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स बड़ा इसका हाफ होगा, तो आप कह सकते हो कि इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा बड़ा दैट विल बी a/2 एंड a/2 विल बी, चलो उसको a डैश लिख दूँ, दैट विल बी बड़ा उसका हाफ करना, दैट इज 2 माइनस साइन थीटा इंटू जी अपॉन 5। ये हमारा आंसर है। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बड़ा आराम से पता है। अगर आपको इस रस्सी में टेंशन चाहिए तो इस ए को उठाओ, किसी इक्वेशन में रख दो, टी भी आ जाएगा। इस रस्सी में अगर टेंशन चाहिए तो ऑफकोर्स डबल होगी, तो दैट विल बी 2t, है ना, बन सकता है ना बेटा। चलिए, आई होप आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट किस तरह से यूज़ करना है इसका आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा। चलिए मैं एक दो सवाल आपको और करके दिखाता हूँ। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। हमारे पास सिचुएशन ऐसी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये मेरे पास एक वर्टिकल वॉल टाइप, ये मेरे पास एक आइडियल पुल्ली। सारी सरफेसेस स्मूथ हैं, कहीं कोई बड़ा रफ वफ नहीं है, ठीक है, सारे सरफेसेस स्मूथ हैं। ये आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। यहां पर मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है। ये आपके पास बड़ा आइडियल स्ट्रिंग है जो यूं चलते चलते यूं चलते 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 ऐसे आती है। यहां पर ये एक आइडियल पुल्ली से जोड़ रखी है। इस आइडियल पुल्ली के ऊपर से हमने एक रस्सी जो है ना वो इस तरह से लिपटा रखी है और ये रस्सी चलते 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 यूं किसी दूसरे ब्लॉक से ऐसे लगी। इसका मास स्मॉल है तो बड़ा इसका मास में एक बार के लिए कैपिटल में लेता हूँ, ठीक है। सारी कंडीशंस आपकी आइडियल हैं। ये जो आपका पुल्ली है, दिस पुल्ली इज आइडियल पुल्ली। व्हेन आई से आइडियल पुल्ली आई मीन दैट कि इट इज स्मूथ एज वेल एज मासलेस। मासलेस होने का क्या अर्थ है तुम जानते हो, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन 2t, कारण आप जानते हैं। हाँ, सवाल बेटा वही है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। अब दोनों ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन a मान लो, दूसरे का एक्सेलरेशन उस हिसाब से अपन लिख ही लेंगे, ठीक है। अब हमारी मर्जी है बेटा, किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन a मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने एक काम किया कि चलो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन में एक बार के लिए, चलो मैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक बार के लिए a मान लेता हूँ। लेट्स से मैंने इसका a मान लिया। इस ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन a तो इस रस्सी का एक्सेलरेशन a, यही रस्सी चलते चलते यहाँ आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन भी a। ये रस्सी जुड़ी हुई है इस पुल्ली से तो पुल्ली का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ a। पुल्ली पर जो रस्सी लिपटी हुई है इसका बायां भाग जो तो बांधा हुआ है, उसका एक्सेलरेशन तो 0 है।
तो पक्की बात है कि राइट साइड में जो रस्सी है उसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ और होगा, लेट से ए डैश। ये ए डैश निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इन दोनों के एक्सेलरेशन का एवरेज जो होगा वो पुल्ली का एक्सेलरेशन होगा। तो ए डैश प्लस 0/2 शुड बी इक्वल टू ए। इसका मतलब ज़रूर इस रस्सी के इधर वाले पार्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a आना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन 2a, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आपका 2a। अच्छा, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ टेंशन T मान ली, यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T तो यहाँ टेंशन T। पता नहीं यहाँ कितनी होगी। यहाँ मैंने टेंशन मान ली T डैश, यहाँ टेंशन मान ली मैंने T डैश। अब मैं इस बात को जानता हूँ कि ये पुल्ली मासलेस है, आइडियल है। नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भले ही इस पुल्ली के पास एक्सेलरेशन हो लेकिन मास तो नहीं है, और अगर मास नहीं है तो ऑफकोर्स नेट फोर्स बड़ा क्या होना चाहिए, 0। तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है 2T डैश, तो T डैश की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ गई है T/2। तो इसका मतलब यहाँ पर टेंशन T/2, यहाँ पर टेंशन T/2, यहाँ पर टेंशन T/2, यहाँ पर भी टेंशन T/2, यहाँ पर टेंशन T/2, नीचे की तरफ कैपिटल mg लगेगा ही लगेगा। अब मेरे ख्याल से FBD वाला सारा का सारा काम तो बन गया है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ लगाना है, सॉल्व कर लेंगे। इस वाले ब्लॉक पर अगर हम देखें ना तो बेटा हमने अभी तक नीचे की तरफ mg लगेगा और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, क्योंकि ब्लॉक जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहा, वो तो मूव ही कैसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। तो वो तो बेटा हॉरिजॉन्टल में ही तो मूव कर रहा है। ठीक है, चलो करते हैं। चलिए बेटा, इस ब्लॉक पर अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाऊं तो T शुड बी इक्वल टू, इस तरफ इकलौता फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस वाले ब्लॉक की अगर बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो नेट फोर्स भी नीचे, कितना, कैपिटल mg माइनस T/2 शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका 2a दिखा रखा है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। A और T सिर्फ दो अननोन हैं, उनको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन लिख तो रखिए। सर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, बड़ा एक्सेलरेशन चाहिए तो एक काम करो, नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को ऐड करोगे तो वो TT आपका गायब हो जाएगा। तो नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे मैंने ऐड किया तो ये TT गायब, यहाँ 2mg बच जाएगा, इज इक्वल्स टू स्मॉल m, बड़ा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4m आ जाएगा। लो मेरे प्यारे वाले बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2mg अपॉन स्मॉल m प्लस 4m। ये एक्सेलरेशन किसका आया है मेरे बच्चों, ये एक्सेलरेशन आया a, मतलब इसका एक्सेलरेशन आ गया है 2 टाइम्स कैपिटल mg अपॉन 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 स्मॉल m प्लस 4। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स डबल होगा, दैट विल बी 4mg अपॉन स्मॉल m प्लस 4। ये एक्सेलरेशन। सर मुझे रस्सियों में टेंशन भी चाहिए, बेटा रस्सियों में अगर टेंशन चाहिए तो इस ए को उठाकर पटक देना बेटा, किसी के अंदर भी टेंशन नहीं जाएगी। जैसे टी निकालनी है तो टी की वैल्यू आ गई है स्मॉल m इंटू ए, तो टेंशन आ गई है बेटा कितनी, 2 टाइम्स कैपिटल M स्मॉल m g अपॉन स्मॉल m प्लस 4m। ये टेंशन किस में आई है, इस वाली रस्सी में आई है, इस वाली रस्सी। इस रस्सी में टेंशन इतनी नहीं है, इसकी जस्ट हाफ है। तो हमें एक तरह से हर जगह की टेंशन बड़े आराम से पता है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आप बोर नहीं होंगे, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यार मैं एक ना स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एक बहुत ही टफ सा सवाल करा रहा हूँ। मैं पहले ही वार्न कर दूं, बहुत ही टफ सा सवाल है। लगभग हो सकता है कि 10-12 मिनट सवाल करने मेरे को लगे। जिस किसी बच्चे को लगे कि सर मैं टफ सवाल नहीं करना चाहता या मैं वेल इक्विप्ड नहीं हूँ अभी टफ सवाल करने के लिए, वो लीव कर सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल बिल्कुल IIT एडवांस्ड से भी थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, ठीक है। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल के थ्रू अच्छा सवाल का लेवल इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि सवाल करते करते मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना आप लोगों को कुछ बातें सिखा सकता हूँ। इस कारण से मैं इस तरह के सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक
हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपके पास बड़ा कोई वर्टिकल वॉल टाइप सिचुएशन ऐसी है। इसके ऊपर अपन लोगों ने एक स्मूथ पुल्ली है, ये बड़ा स्मूथ पुल्ली है। ये जो सरफेस है ये बड़ा स्मूथ है, इसके ऊपर एक एम मास का ब्लॉक है। ये जो सरफेस है ये ऑफ कोर्स बड़ा स्मूथ है। इस चैप्टर में फ्रिक्शन तो कहीं आएगा ही नहीं, चिंता ही नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। यहां से यहां तक की जो हाइट है बच्चों, ये कैपिटल एच है, ठीक है। और हमने है ना ऐसे एक रस्सी बांध रखी है, यूं ऐसे। ये रस्सी जो है ये इस पुल्ली पर ऐसे लिपटी हुई है, ऐसे। और इस रस्सी को हम सामने की तरफ कांस्टेंट स्पीड यू से खींच रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड यू से खींच रहे हैं इसको लगातार यू से। शुरुआत में ये एम मास का जो ब्लॉक था ना वो बेटा यहां इस कॉर्नर से, मैं इस कॉर्नर को एक बार के लिए मतलब इस दीवार से काफी दूर था, वेरी फार फ्रॉम द वॉल। ऐसे मान लेना कि शुरुआत में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, ऐसे मान लेना। हम इस पॉइंट को बड़ा लगातार सामने की तरफ खींचे जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। भले इसकी स्पीड कांस्टेंट हो, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। वो मेरे ख्याल से कोई भी समझदार बच्चा तो समझ ही गया होगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। और सब कहानी बढ़िया, मैं धीरे धीरे खींचता गया, तो वो वाला ब्लॉक जाता जो शुरुआत में इन्फिनिटी पे था वो लगातार आगे आता गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैं फिर से बोलूं, मैं रस्सी के इस पॉइंट को सामने की तरफ कांस्टेंट स्पीड यू से अगर खींचूंगा तो वो वाला ब्लॉक जो शुरुआत में बहुत दूर था वो लगातार आगे आता जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा जब वो ब्लॉक जो है वो ग्राउंड से कांटेक्ट लूज कर देगा। जिस टाइम पर वो ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम पर वो ब्लॉक इस दीवार से, वर्टिकल वॉल से कितना दूर है ये बताना है। दीवार से कितना दूर है ये बताना है। तो एक्चुअल सवाल तो ये है, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक एंड वर्टिकल वॉल व्हेन ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ भी लिख सकते हो या फिर बेटा loses contact with the surface, सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज करेगा उस टाइम पर दीवार पे कितने डिस्टेंस है वो निकालो। एक्चुअल सवाल तो आपका ये है, लेकिन मैं जानता हूं कि बेटा सवाल थोड़ा सा टफ है। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, सवाल तो बड़ा टफ ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस सवाल को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करूँ ना तो मैं आपसे काफ़ी कुछ करवा सकता हूँ। हो सकता है कि फाइनल आंसर ना निकलवा सकूँ, लेकिन कम से कम फाइनल आंसर से 1-2 स्टेप पहले तक के सारे कहानी मैं आपसे करवा सकता हूँ। तो सुनना बेटा, मान लो उस पॉइंट को मैं सामने तरफ खींचता गया और ये ब्लॉक लगातार आगे आता गया। आते कभी ना कभी बेटा ये जो ब्लॉक है ये दीवार से x डिस्टेंस दूर है। ऑफ कोर्स ये समय के साथ लगातार x की वैल्यू तो घटेगी और उस टाइम पर इस रस्सी का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो थीटा है। इस ब्लॉक के पास मान लेते हैं कि सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी v है। अब मैं सवाल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल ये है कि फाइंड v। इस टाइम पर v निकालो। आप बोलोगे सर आपने में स्ट्रिंग कंस्टेंट से वाली बात सिखा रखी है कि रस्सी की वेलोसिटी u है, रस्सी की वेलोसिटी u है। हालांकि आपने हमें पूरी मैथमेटिक्स से सिखाया था, लेकिन आपने आखिर में कहा था कि बच्चे याद कर लेना कि ब्लॉक की वेलोसिटी अगर v है और रस्सी की वेलोसिटी अगर u है
तो ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेना रस्सी की तरफ। ब्लॉक की वेलोसिटी का रस्सी की तरफ कंपोनेंट होगा v का cos थीटा, और उसको बराबर कर देना किसके, रस्सी के। और इससे हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर इस ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी है वो होगी u sec थीटा। बड़ा क्या होगी, u sec थीटा। फिर ना समझिए बेटा इस बात को, कितनी होगी बेटा, u sec थीटा। ये तो याद ही थी अपन को बेटा। आई होप आप समझ गए इस बात को। हालांकि हमने इस सारे के सारे काम को प्रॉपर मैथमेटिक्स से किया था, लेकिन अपने बाद में आखिर में याद भी कर लिया था। अब सुनना बेटा, अभी मैं अगला सवाल आपसे और पूछूंगा, एक बात सुनना। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को आगे लेके आऊंगा वैसे वैसे ये वाला ब्लॉक आगे आएगा। जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे आएगा, रस्सी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा लगातार बढ़ेगा। थीटा लगातार बढ़ेगा तो सेक थीटा भी लगातार बढ़ेगा। सेक थीटा लगातार बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स v की जो वैल्यू है, ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, वो भी लगातार बढ़ेगी। ब्लॉक की वेलोसिटी अगर लगातार बढ़ेगी तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि ब्लॉक के पास सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स dv by dt। दैट एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स dv by dt। वी विल रिलेट इट, परेशान मत होइए, हम रिलेट कर देंगे। तो दूसरा सवाल मेरा है, ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक। बस इतना सा काम करो, एक बार सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक की FBD बनाओ, बाकी सब बातें तो होती रहेंगी, सिर्फ ब्लॉक की FBD बनाओ। अभी बनाते हैं। अगर मैं ब्लॉक की FBD बनाऊं, ये m मास का ब्लॉक, नीचे की तरफ mg, रस्सी में टेंशन है ऐसे T, और ये वाला एंगल है आपका थीटा। इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा T का cos थीटा, इधर की तरफ आएगा T का sin थीटा। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो नीचे वाले सरफेस है वो ब्लॉक को पुश भी करेगी, उसी पुश को हम ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं ना। ठीक है बेटा, इस ब्लॉक के पास सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा, उस एक्सेलरेशन को हम भली भांति क्या जानते हैं, dv by dt। चलो बच्चों, लगभग सारा काम हो गया। आपने FBD बनाने के लिए कहा था, मैंने FBD बना दी। अच्छा, सवाल में ये लिखा है कि कब ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट लूज करेगा। अब कांटेक्ट लूज कब करेगा बेटा, कांटेक्ट लूज तब करता है जब नॉर्मल की जो वैल्यू है वो mg के बराबर हो जाती है। जब नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाती है। नॉर्मल की वैल्यू 0 कब होगी, जब आपका t sin थीटा जो है वो mg को बैलेंस करेगा। भाई इन जनरल तो हमारा जो ब्लॉक था वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहा था, हमारा ब्लॉक तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ब्लॉक जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 था, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो उस केस में हमारे पास आ गया कि n प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। लेकिन टाइम बढ़ने के साथ, थीटा बढ़ने के साथ लगातार ये वाली टर्म लगातार बढ़ती गई, ये वाली टर्म लगातार बढ़ती गई, तो ऑफ कोर्स नॉर्मल लगातार घटता गया। एक टाइम ऐसा आया जब नॉर्मल घटते 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 बेटा क्या हो गया, 0। जैसे ये जैसे ही नॉर्मल 0 हुआ वैसे ही आपका ये लूजेस कांटेक्ट, वैसे इसने कांटेक्ट लूज कर लिया। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपकी सिचुएशन में आ गई। हमने FBD बना ली है। तीसरा सवाल, अब अप्लाई न्यूटन्स लॉ व्हेन इट इज अबाउट टू लूज कॉन्टैक्ट। जब ये कॉन्टैक्ट लूज करने वाला है बेटा, एग्जैक्टली उस टाइम पर एक बार न्यूटन्स लॉ लगाओ। बिल्कुल लगा देंगे। हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल प्लस टेंशन का साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg। जिस टाइम पर कॉन्टैक्ट लूज कर रहा होगा उस टाइम पर नॉर्मल जस्ट 0 हुआ होगा, और तो मैं उस केस में लिख सकता हूं कि द जस्ट आपका t साइन थीटा जो है वो इस इंस्टेंट पर बिल्कुल mg के बराबर हो गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जानते हैं कि टेंशन का cos थीटा है। दिस टेंशन का cos थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑब्वियसली बेटा dv by dt। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने उसको dv by dt लिख दिया। फेयर इनफ। अब हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब हम बेटा इस पूरे सवाल को बड़े आराम से निपटा सकते हैं। सुनना बेटा, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया tan थीटा
दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू जी अपॉन डी वी बाई डी टी, और इससे मेरे पास आ गया है कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू जी टाइम्स कॉट थीटा इज इक्वल्स टू जी टाइम्स कॉट थीटा। फेयर ना? यहां तक बेटा मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ में आई गई होगी। हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आ गई बेटा जी टाइम्स ऑफ कॉट थीटा। हाँ, अब इस पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ ठीक ठाक मैथमेटिक्स ही है, कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। हमें टेंशन पता थी नहीं, हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया डी वी बाई डी टी, सॉरी बेटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू जी अपॉन डी वी बाई डी टी। हमारे पास आ गया डी वी बाई डी टी इज ऑफ कोर्स जी टाइम्स कॉट थीटा। यही डी वी बाई डी टी हम एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको डिफ्रेंशिएट करके। यू तो आपका कॉन्स्टेंट है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन आई रियली होप कि बेटा आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद होना चाहिए। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, चेन रूल लगेगा टेन थीटा सेक थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। लेट मी रिपीट बेटा, मैंने कैसे डिफरेंशिएशन किया। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में अगर करना है तो पहले चेन रूल लगाओ, पहले सेक थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में टेन थीटा सेक थीटा मल्टीप्लाइड विद अब थीटा का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आपको सारी की सारी ये वाली बातें याद है। ठीक है, मुझे ये वाला एक्सप्रेशन अगले पेज पे लिखना पड़ेगा। क्या एक्सप्रेशन है बेटा? जी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू यू टेन थीटा सेक थीटा यू टेन थीटा सेक थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, अब अभी हल्का फुल्का हम परेशान किस बात से? इस डी थीटा अपॉन डी टी से परेशान है। इस डी थीटा अपॉन डी टी को भी हम मैथमेटिक्स से ही निकाल सकते हैं। कैसे? सुनिए बेटा, हम जानते हैं कि टेन थीटा कैन बी रिटन एज एच बाई एक्स। हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा कैन बी रिटन एज एच अपॉन एक्स। इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, करो तो सही। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा, खत्म नहीं हुआ है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसलिए डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू एच तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा, -1 तो नीचे आ गया, एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। टेक योर टाइम, बड़ा आराम से हो जाएगा। -h अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। वट इज दिस डी एक्स बाई डी टी? डी एक्स बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। इस एक्स के चेंज होने की रेट। एक्स को चेंज कौन कर रहा है? आप बोलो सर दीवार तो फिक्स है। एक्स जो है वो दीवार और ब्लॉक के बीच की दूरी है। ब्लॉक लगातार नजदीक आ रहा है जिसके कारण लगातार एक्स की वैल्यू घट रही है। एक्स की वैल्यू घट रही है इसलिए आपका डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूं, बड़े प्यार से इस डी एक्स बाई डी टी को लिख सकता हूं -v। माइनस किस बात का? माइनस इस बात का क्योंकि ब्लॉक लगातार नजदीक आ रहा था और वो लगातार हमारी इस एक्स की वैल्यू को कम किया जा रहा था। ठीक है, यहां से मेरे पास आ गया कि डी थीटा अपॉन डी टी इज, देखना बेटा माइनस माइनस तो कैंसिल, एच वी अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये लो बेटा, ये मेरा डी थीटा अपॉन डी टी आ गया। इसको वहां रख देते हैं। हमारे पास देखते हैं बेटा क्या एक्सप्रेशन बन गया है। जी टाइम्स बेटा कॉट थीटा नीचे जाएगा तो यू तो ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। वो मेरे पास आ गया एच वी अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। वी तो हम ऑफ कोर्स बड़ा स्ट्रिंग कंस्टेंट से लिखना जानते हैं कि v इज बेसिकली u सेक थीटा। मेरे ख्याल से अब काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्वेबल हो गई हैं।
सेक थीटा से एक सेक थीटा, इस सेक थीटा से ये वाला सेक थीटा आपका गायब। मेरे पास आ गया जी टाइम्स, सॉरी जी इज इक्वल्स टू यू टाइम्स, अरे यू 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 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, एच भी ठीक है, एक्स स्क्वायर भी ठीक है, यू स्क्वायर ठीक है, एच ठीक है, एक्स स्क्वायर ठीक है, और सिर्फ क्या बच गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। बाकी सब तो निपट गया आपके बेटा। हमें बेटा थीटा तो चाहिए नहीं, हमें तो एक्स चाहिए, हमें तो एक्स चाहिए। एक्स मतलब उस ब्लॉक की दीवार से जो डिस्टेंस है वो चाहिए। ब्लॉक की दीवार से डिस्टेंस चाहिए कब? जब आपके नॉर्मल की वैल्यू 0 हो। और ऑफ कोर्स बड़ा वही तो हम काफ़ी देर से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं h अपॉन एक्स। tan थीटा को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं h अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आ गया h स्क्वायर, यहाँ पर आ गया ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर। हमारे पास आ गया दैट इज यू स्क्वायर एच क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ से मेरे पास एक्स रेज टू पावर 4 की वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर एच क्यूब अपॉन जी, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई है यू स्क्वायर एच क्यूब अपॉन जी की पावर 1/4। ये बड़ा आपका आंसर है, ये बड़ा आपका आंसर आ गया। ये बच्चों आपका आंसर है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हालांकि मुझे पता है कि सवाल काफ़ी टफ था, बट अगेन सीखने लायक सिखाने लायक मैथमेटिक्स वाली बातें बहुत सारी थी। फिजिक्स तो बड़ा ठीक है, आसान सी थी। अगर आप मुझसे पूछो कि फिजिक्स क्या थी बेटा, फिजिक्स तो ये थी कि नॉर्मल प्लस टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर इस रस्सी को अगर यू से खींचोगे तो इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी जो आएगी वो यू सेक थीटा आएगी। तो फिजिक्स तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, दूसरी लाइन, और ये v को u सेक थीटा तीसरी लाइन, सिर्फ 3 लाइनों की थी। इसके अलावा सारी की सारी मैथमेटिक्स थी। आई होप आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स ये वाले बहुत ज़्यादा टफ नहीं रही होगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि थोड़े बहुत कई बच्चों के लिए ऑफकोर्स ये टफ भी रही होगी, इसलिए मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि ये वाला सवाल वही लोग करें जिनका ऐसा काफ़ी कॉन्फिडेंस हो कि हाँ सर मैं तो निपटा लूँगा, मेरी मैथमेटिक्स तो बढ़िया है। अदरवाइज कोई बात नहीं, कम से कम आप ये कह तो सकते हो कि अरे हाँ हमने किसी ज़माने में ये वाला सवाल देखा था। चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज वेज कंस्ट्रेंट या वेज कंस्ट्रेंट। वेज मतलब ब्लॉक्स, जब आपस में ब्लॉक्स एक दूसरे के टच में हैं तब क्या कहानी होगी। वेज बोल दो या बड़ा ब्लॉक्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक। तो जब ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे के टच में हैं तो उनके बीच में किस किस तरह के उनके मोशन रिलेटेड हैं, उनके एक्सेलरेशंस आपस में रिलेटेड हैं, उनकी वेलोसिटीज आपस में किस तरह से रिलेटेड है, इस बात को डिस्कस करते हैं। वेजेस अगेन मीन्स बड़ा ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स आपस में टच्ड हैं उनके बीच में किस किस तरह से मोशन रिलेटेड है, क्या मैथमेटिकल रिलेशन है उनके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, इस बात को डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं 2 अजम्पशन ले रहा हूँ, सुनना बेटा, मैं 2 अजम्पशंस ले रहा हूँ और बहुत ही ऑब्वियस से अजम्पशंस ले रहा हूँ। पहला अजम्पशन मैं ये ले रहा हूँ कि मेरे भी जितने भी वेजेस हैं, वेजेस या बड़ा जो ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे रिजिड हैं। रिजिड मतलब बेटा उनकी शेप साइज ज्योमेट्री चेंज करना इतना आसान काम नहीं है ना। उनकी जो भी शेप साइज ज्योमेट्री है वो फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही ऑब्वियस अजम्पशन लिया मैंने। दूसरा मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि हमारे जो भी वेजेस होंगे जो आपस में कांटेक्ट में है, जो आपस में कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट लूज नहीं करेंगे, वो हमेशा कांटेक्ट में ही रहेंगे, विल रिमेन इन कांटेक्ट, विल रिमेन इन कांटेक्ट, ठीक है। 2 बातें,
अब इन बातों का क्या मैथमेटिकल अर्थ निकलता है उसको देखते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे वाले बच्चों कि ये आपके पास बड़ा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपके पास कोई वेज, ठीक है, इस वेज के ऊपर कोई दूसरा वेज, ये दूसरा वेज। मैं दोनों के नाम भी निकाल दूं, इसको मैं एक बार के लिए ए बोल दूं, इसे मैं एक बार के लिए बी बोल दूं। कुछ बातें सुनना बेटा। सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, इसे हम नाम देंगे कॉमन सरफेस। बेटा इसको हम क्या नाम देंगे? कॉमन सरफेस। नाम से लग गया होगा क्या अर्थ है? दिस इज नोन एज कॉमन सरफेस। दिस लाइन इज नोन एज कॉमन सरफेस बिकॉज दिस सरफेस इज कॉमन फॉर बोथ द वेजेस, वेज ए एंड वेज बी। इसी तरीके से मैं इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींच रहा हूं, ऐसे एक लाइन खींच रहा हूं। किधर खींची मैंने लाइन? हमारे जो कॉमन सरफेस था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींची। इस लाइन का मैं नाम निकाल रहा हूं कॉमन नॉर्मल। क्या नाम निकाल रहा हूं बच्चे इसका? कॉमन नॉर्मल। कई जगह और ऐसे है ना लिटरल शब्द भी यूज कर रखी होती है कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस। कैसे बोल दो, कोई इतना बहुत बड़ा फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। मैं इसको कॉमन नॉर्मल कहूंगा, अक्सर बुक्स में भी इसको कॉमन नॉर्मल ही कहा जाता है। अब सुनना, बात को ढंग से सुनना। ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में अगर ब्लॉक बी के पास, ब्लॉक ए के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी के पास अगर इस तरफ मोशन आ गया तो ये वाला ब्लॉक बी ब्लॉक ए के अंदर धंस जाएगा। अगर ब्लॉक बी ब्लॉक ए के अंदर अगर धंस गया तो ए और बी की जो शेप साइज ज्योमेट्री हो तो चेंज जाएगी। अगर बी ब्लॉक ए में धंस जाएगा तो ऑफ कोर्स बड़ा उनकी शेप साइज ज्योमेट्री तो चेंज जाएगी। हमारे पास तो ऐसे ब्लॉक हैं जिनकी शेप साइज ज्योमेट्री चेंज हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो कभी भी यूं नहीं आ सकता। ए के रेस्पेक्ट, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो कभी भी यूं नहीं आ सकता। ठीक है, अगली बात, अगर ये बी ए के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, अगर ये बी ए के रेस्पेक्ट में यूं चला गया, यूं ऐसे ऐसे चला गया ऐसे, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट लूज हो जाएगा। और हम कह रहे हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है वो कांटेक्ट में रहेंगे, तभी हम इक्वेशंस निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि मैंने दोनों केस मना कर दिया आपको। ए के रेस्पेक्ट में बी ना तो यूं आ सकता है ना ए के रेस्पेक्ट में बी यूं जा सकता है। मैं इस बात को अगर ढंग से कहने की कोशिश करूं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा कॉमन नॉर्मल है इसके अलोंग किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। नो रिलेटिव मोशन। किस तरफ रिलेटिव मोशन नहीं होगा? कॉमन नॉर्मल के अलोंग किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हमारा जो कॉमन नॉर्मल है, इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग किसी भी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इस बात का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर ब्लॉक बी इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग 3 सेंटीमीटर जाएगी तो ब्लॉक ए भी 3 सेंटीमीटर ही जाएगा। मतलब इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट ए का है वही डिस्प्लेसमेंट बी का होगा। अगर कॉमन नॉर्मल के अलोंग बी इस तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से भागेगी तो ब्लॉक ए भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ही भागेगा। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटी ए की होगी वही वेलोसिटी बी की होगी। ये सारी बातें किस तरफ बोल रहा हूं? इस लाइन के अलोंग बोल रहा हूं, इस लाइन के अलोंग बोल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी चौथा पॉइंट,
इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर में जो कॉमन नॉर्मल है, इसके अलोंग अगर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन इस तरफ अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होना चाहिए। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ये सारी बातें किस तरफ के लिए कही है मैंने? ये मैंने कही है बेटा किस तरफ? कॉमन नॉर्मल। इतनी सी बात। So it means that relative motion along common normal is forbidden, मना कर रखा है जो भी रिलेटिव मोशन होगा। अच्छा हाँ, ए के रेस्पेक्ट में बी जो है वो फिसल भी सकता है, नीचे ऊपर भी जा सकता है। ऊपर खींचोगे ऊपर चला जाएगा, नीचे आओगे नीचे चला जाएगा। इसका मतलब जो आपका रिलेटिव मोशन है वो रिलेटिव मोशन अलाउड है। किस तरफ अलाउड है? कॉमन सरफेस के अलोंग रिलेटिव मोशन अलाउड है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं है। नो सॉरी, रिलेटिव मोशन is allowed only along common normal, नहीं बेटा, along common surface। ये जो आपकी कॉमन सरफेस है सिर्फ और सिर्फ इसके अलोंग आपका रिलेटिव मोशन अलाउड है, कॉमन नॉर्मल के अलोंग किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं है। आई होप इट्स नॉट दैट टफ, है ना। इससे हमारा काम बन जाएगा, हमारे जितने वेज कंसेंट के सवाल होंगे इस कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। इक्वेशंस तो अपन निकाल लेंगे, अपन स्मार्ट बच्चे हैं, इक्वेशंस तो अपन निकाल लेंगे, सारी कहानी इसकी इर्द गिर्द हम बनाएंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा। सवाल की सिचुएशन इस तरह की है, आपके पास बेटा ये हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड स्मूथ सरफेस, इसके ऊपर ये बड़ा कोई वेज, इस वेज को मैं एक बार के लिए वेज ए बोल रहा हूं बेटा। इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ये थीटा है, इसका मास जो है वो मेरे बच्चे कैपिटल एम है। इस वेज के ऊपर एक दूसरा वेज और है, इसके ऊपर एक दूसरा वेज और है, ऐसे। जो दूसरा वाला वेज है उसको मैं एक बार के लिए स्मॉल एम बता रहा हूं और उसे मैं एक बार के लिए ब्लॉक बी या वेज बी बोल रहा हूं। बी वाला ब्लॉक गिरे नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गिरे नहीं इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इस ब्लॉक बी को ऐसे एक वर्टिकल सिलेंडर के अंदर ऐसे डाल रखा है। ये बड़ा आपके पास कोई फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर है जिसके अंदर मैंने डी ब्लॉक को ऐसे फंसा रखा है। सारी सरफेसेस स्मूथ है बेटा, कहीं किसी प्रकार की कोई रफनेस नहीं है। ये सरफेस भी स्मूथ है, ये सरफेस भी स्मूथ है, ये सिलेंडर और जो ब्लॉक है इनके बीच की सरफेसेस भी सारी स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब इस बात की हमें फील आ गई कि ब्लॉक ए जो है वो धीरे धीरे राइट में जाएगा, ये जैसे जैसे धीरे धीरे राइट में जाएगा वैसे वैसे ब्लॉक बी नीचे आएगा। ब्लॉक बी लेफ्ट और राइट तो जा नहीं सकता क्योंकि उसको मैंने सिलेंडर के अंदर फंसा रखा है, तो ब्लॉक बी धीरे धीरे नीचे आएगा और ब्लॉक ए धीरे धीरे राइट जाएगा। हमें इन दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालने हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ये वाला सवाल पूछूंगा तो हम थोड़े से
फंस सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा बेटा, नहीं पूछ रहा मैं आपसे सवाल, मैं आपसे ना छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, आराम से इत्मीनान से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला सवाल, ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए की FBD अलग बनाओ, ब्लॉक बी की FBD अलग बनाओ। अगला सवाल, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ब्लॉक्स। उन दोनों ब्लॉक्स पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ, ए पे अलग बी पे अलग। फिर तीसरा, रिलेट accelerations of blocks using wedge constraint। wedge constraint यूज करके दोनों के एक्सेलरेशन को रिलेट करो, कोई इक्वेशन निकालो। एंड फोर्थ, फाइंड देयर एक्सेलरेशंस, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालो। चलो बेटा करते हैं FBD बनाते हैं। सबसे पहले इस कैपिटल M मास के ब्लॉक को देखो बेटा, कैपिटल M मास के ब्लॉक को अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ। अरे भाई कितने फोर्स से पुल कर रही है? कैपिटल MG से। जो जमीन होगी, जो सरफेस होगी वो पुश करेगी ऊपर की तरफ, जमीन जो होगी वो ऊपर की तरफ पुश करेगी, वो फोर्स बेटा मैं नॉर्मल लिख दूं N', ठीक है। अरे ब्लॉक ए का कांटेक्ट तो ब्लॉक बी से भी है, तो जो आपका ब्लॉक बी है वो ऑफ कोर्स बेटा ब्लॉक बी जो होगा वो ब्लॉक ए को ऐसे पुश करेगा। जिस फोर्स से ये पुश करेगा उसको मैंने एन बोल दिया, एंड ऑफ कोर्स दिस एंगल विल बी 90। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने वर्टिकल लाइन। देखना बेटा इतना आपको आता ही है, ये वाला एंगल अगर थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आपका वापस से थीटा। ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए को पुश किया ऐसे एन से, इस एन के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट तो आएगा आपका एन कॉस थीटा, ये वाला एन कॉस थीटा, और ये वाला कैपिटल MG दोनों मिलकर बैलेंस करेंगे N' को। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ना तो ब्लॉक ए ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, लेकिन इस n का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, जिसे मैं एक बार के लिए n sin थीटा लिख देता हूं। लिख सकता हूं ना, इस n sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं ब्लॉक ए पे, तो ब्लॉक ए जो है वो राइट साइड में चला जाएगा और उसका एक्सेलरेशन में एक बार के लिए a मान लेता हूं। आगे चलते हैं। ब्लॉक बी को देखो, ब्लॉक बी पर सबसे पहले नीचे की तरफ ऑफ कोर्स बेटा अर्थ पुल कर रही है MG से, थोड़ा दूर दिखा देते हैं। ब्लॉक बी को बेटा अर्थ पुल कर रही है कितने से? MG से, और इसका कांटेक्ट दो जनों से और है, एक तो बेटा A से और एक आपके जो वर्टिकल बेटा जो आपका सिलेंडर है ना फिक्स्ड, उससे। मुझे पता है कि B ने A को पुश किया है N से, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ A जो है वो B को पुश करेगा ऐसे, एंड दिस विल बी लाइक दिस। ये N, बेटा ये भी आपका N, और अगर ये वाला एंगल थीटा तो बेटा ये वाला एंगल भी आपका थीटा। अब इस N के दो कंपोनेंट आएंगे, N का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ N cos थीटा, ब्लॉक बी पर N का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा N sin थीटा। इस N sin थीटा के कारण ये वाला जो ब्लॉक बी है ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन जैसे ये ब्लॉक बी जाना चाहेगा लेफ्ट में, वैसे ही ये जो फिक्स्ड सिलेंडर है इसकी दीवार कहेगी भाई कहां जा रहे हो, तुम इधर जाने के लिए अलाउड ही नहीं हो, तुम मेरे अंदर फंसे हुए हो। तो ये जो दीवार है वो इस तरफ इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगा देगी N', और मेरे बच्चे तो कहेंगे सर इस N' की जो वैल्यू है ये पक्की बात है कि N sin थीटा के बराबर ही है।
क्योंकि ये वाला ब्लॉक है जाना चाहेगा इधर, लेकिन जो दीवार होगी वो पुश कर देगी ऐसे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे और ब्लॉक बी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। हाँ ये जरूर है कि जैसे जैसे ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा वैसे वैसे बड़ा ऑफ कोर्स बी वाला ब्लॉक नीचे आएगा। बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ मान लिया है बी। अरे बेटा आगे चले, मैं ये एफबीडीज है ना अगले पेज पे वापस से बना देता हूँ, है ना, वापस से बना देता हूँ। चलो अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको, अलग अलग करके दिखा देता हूँ। चलो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आपका ये रहा बड़ा वेज, इस वेज का ये वाला जो एंगल है ये आपका थीटा है। वेज को अर्थ पुल कर रही है कैपिटल एम जी से, सरफेस पुश कर रही है एन डैश से। बी वाला ब्लॉक इस पर एक नॉर्मल लगा रहा है, एन उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा आपका एन साइन थीटा, इस तरफ आएगा आपका एन कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ब्लॉक ए मूव नहीं कर सकता, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एन साइन थीटा इसको मूव करा देगा विद सम एक्सेलरेशन लेट्स से ए। यही कहानी आपके बेटा बी वाले ब्लॉक की है। मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूं उसको कि डायग्राम बढ़िया बन जाए। ये रहा आपका बी वाला ब्लॉक। बी वाले ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ आएगा एम जी, जो नॉर्मल इस पर ऐसे बड़ा, वही नॉर्मल इस पर ऐसे, वर्टिकल से एंगल थीटा, ऊपर की तरफ आएगा एन कॉस थीटा, इस तरफ आएगा एन साइन थीटा। एन साइन थीटा के कारण ब्लॉक जाना चाहेगा लेफ्ट, जो आपका सिलेंडर है उसकी दीवार इसको पुश करेगी, दीवार इसको पुश करेगी किसी न किसी नॉर्मल से, मैंने उसको एन डबल डैश लिख दिया है एंड दैट विल बी एन साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में ऑफ कोर्स बेटा एन कॉस्ट और एम जी बैलेंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये वाला ब्लॉक जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे वाला ब्लॉक नीचे आएगा, तो इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा बी में। मुझे ए और बी निकाल लेंगे। पहली बात तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वाले बी वाले ब्लॉक पर कोई नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, सो एन डबल डैश शुड बी इक्वल टू एन साइन थीटा। ये अपने आप में एक न्यूटन्स लॉ है, हमारे काम का नहीं है, वो अलग बात है। ब्लॉक ए की अगर बात करूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर कोई मोशन नहीं है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, नीचे फोर्स लग रहा है एन का कॉस थीटा प्लस खुद का कैपिटल एम जी शुड बी इक्वल टू एन डैश। ये दो इक्वेशंस, हालांकि इन दोनों इक्वेशंस का हमारे को यूज नहीं है, मुझे तो ए और बी निकालते बेटा। ब्लॉक ए पर देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसके कारण है? एन साइन थीटा के कारण है। तो प्यार से लिखो एन साइन थीटा should be equal to capital M into A. This is my question number 1. M मास के ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है नीचे, तो नेट फोर्स भी नीचे, कितना? स्मॉल एम जी माइनस एन कॉस थीटा। स्मॉल एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। बड़ा इसका एक्सेलरेशन पता नहीं कितना होगा, मैंने बी लिख दिया। एन, ए और बी ये तीन अननोन है, इनको सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए। हम तो सिर्फ दो इक्वेशन लिख के बैठे, एक और चाहिए। वो कौन सी होगी? वो होगी ए और बी को रिलेट करने वाली, वो होगी ए और बी को रिलेट करने वाली। मैंने आपको सवाल में लिखा भी रखा है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द रिलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स यूजिंग वेज कंस्टेंट। इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो रिलेट करो वेज कंस्टेंट यूज करके। कर देंगे? सुनना, बिल्कुल कर देंगे। ये आपका वेज ए, इसका एक्सेलरेशन ए। ये आपका वेज बी, इसका एक्सेलरेशन बी। आराम से देखना, ये आपका कॉमन नॉर्मल। सुनना बेटा, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन इस तरफ ए है, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बी है। ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये वाला एंगल आपका थीटा।
ब्लॉक बी के पास जो एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट हैं। कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो है बी कॉस थीटा और कॉमन सरफेस के अलोंग है बी साइन थीटा। ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट कर लो। अलोंग द सरफेस तो है ए का कॉस थीटा और कॉमन नॉर्मल के अलोंग है ए का साइन थीटा। मैंने तो वेज कंस्टेंट में सिर्फ ये बात सिखाई थी कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग किसी भी प्रकार का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अगर इस लाइन के अलोंग रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए तो इस बात का यह अर्थ है कि इस लाइन के अलोंग दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होनी चाहिए। दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होनी चाहिए। लेट मी रिपीट, इस लाइन के अलोंग मैंने रिलेटिव मोशन के लिए मना किया था। इस लाइन के अलोंग ब्लॉक बी के पास एक्सेलरेशन आया है बी कॉस थीटा और इस लाइन के अलोंग ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन आया ए साइन थीटा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इन दोनों का एक्सेलरेशन लाइन के अलोंग सेम, तो आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 और हमारे पास बड़े आराम से इक्वेशन आ गई बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा और b की वैल्यू आ गई है a टाइम्स tan थीटा। याद करना चाहो तो तुम याद भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक a का एक्सेलरेशन अगर a है तो ब्लॉक b का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a tan थीटा आएगा। हमारा सारा काम बन जाएगा। तीसरी इक्वेशन आ गई है b इज इक्वल्स टू a tan थीटा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बड़े प्यार से सोल्व हो जाएंगे, सारा काम बन जाएगा। चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। इस b को यहां पटको, मेरे पास आ गया mg माइनस नॉर्मल का cos थीटा इज इक्वल्स टू m। b को मैं लिख सकता हूं a tan थीटा। ठीक है, अब n को और एलिमिनेट कर दो। n को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं? n को उठाओ और यहां रख दो। मेरे पास आ गया mg माइनस नॉर्मल को मैं लिख सकता हूं कैपिटल M A अपॉन साइन थीटा। कॉस्ट तो पहले से कहा है, साइन थीटा नीचे आ गया तो क्या आ गया cot थीटा। और मेरे पास आ गया है mg इज इक्वल्स टू स्मॉल m tan थीटा कैपिटल M cot थीटा टाइम्स a। ले बेटा a की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आ गई बेटा? a की वैल्यू आ गई है mg अपॉन m tan थीटा प्लस कैपिटल M cot थीटा। सर ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा? बड़ा ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन तो ए का tan थीटा है, तो इसी का tan थीटा कर दो। इसका मैंने tan थीटा किया तो इसका एक्सेलरेशन आ गया ए tan थीटा। ए हम पहले से निकाल चुके हैं और उसकी वैल्यू आ गई है mg tan थीटा अपॉन स्मॉल m tan थीटा प्लस कैपिटल M cot थीटा। तुम इनको हल्का फुल्का और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो। मैंने अपनी तरफ से सारा का सारा काम इसमें कर दिया है। आई रियली होप एक सवाल से आपको बड़ा सारा का सारा वेज कंस्टेंट समझ में भी आ गया होगा और उससे इक्वेशंस किस तरह से लगानी है वो भी आपको बात सारी की सारी समझ में आ गई होगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्प्रिंग फोर्स। हेडिंग लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स। आपको बेटा हल्का फुल्का छोटी क्लासेस में आइडिया तो है इस बात का कि स्प्रिंग हमेशा ना अपनी नेचुरल लेंथ पर रहना चाहती है। अगर स्प्रिंग को अगर हम हल्का सा बाहर की तरफ खींचते हैं और उसकी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर, एक्चुअल लेंथ पर वापस आने के लिए अंदर की तरफ खींचेगी। जो भी उसको बाहर की तरफ खींच रहा था उसको अंदर की तरफ खींचेगी। तो इस केस में स्प्रिंग पुल कर रही है। स्प्रिंग जो है उसको अगर हम अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे और उसकी लेंथ घटाने की कोशिश करेंगे तो अगेन स्प्रिंग की टेंडेंसी ये है कि वो अपनी एक्चुअल लेंथ पर रहना चाहती है। तो ऐसे केस में स्प्रिंग जो होगी वो बाहर की तरफ पुश करेगी। तो स्प्रिंग जो है वो पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है। रस्सी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा पुल कर पा रही थी, पुल और पुश दोनों नहीं कर पा रही थी। दोनों सिर्फ कौन कर पा रही है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग की डिमांड क्या है? स्प्रिंग की डिमांड ये है कि वो अपनी नेचुरल लेंथ पर, एक्चुअल लेंथ पर रहना चाहती है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। ठीक है,
तो चलिए बेटा कुछ बातें, सबसे पहले जो भी आपकी स्प्रिंग है, इट wants to remain at its natural length, ठीक है। और नेचुरल लेंथ पे रहने के लिए ये पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है। सो इट कैन पुल एज वेल एज पुश। ये बेटा पुल भी कर सकती है, पुश भी कर सकती है। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आइडियल स्प्रिंग है बेटा। आइडियल स्प्रिंग हम उसे कहेंगे जो मासलेस होगी, और जो मासलेस स्प्रिंग होगी उसमें हर जगह टेंशन सेम होगी। जैसे रस्सी है, रस्सी अगर मासलेस है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन हम सेम मान लेते हैं, वैसे आप कह सकते हो कि स्प्रिंग भी अगर मासलेस है तो उसके हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगी। तो टेंशन सेम एट एवरी पॉइंट, इसके हर पॉइंट पर टेंशन आपकी सेम रहेगी, ठीक है। सुनिए बेटा, मान लीजिए बेटा कि आपके पास है ना कोई ये फिक्स्ड वॉल है, दीवार है बच्चों, और ये दीवार फिक्स है। ये आपके पास कोई स्प्रिंग है ऐसे, और ये जो स्प्रिंग है ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी एक्चुअल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अगर स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है तो स्प्रिंग ना तो पुल करना चाहेगी ना पुश करना चाहेगी, और अगर ना पुल करना चाहेगी ना पुश करना चाहेगी तो ऑब्वियस बात है कि इस केस में इसके अंदर हर जगह जो टेंशन होगी वो बेटा जीरो, फेयर ना। लेकिन अगर मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच कर बाहर की तरफ ले जाऊं, मैं इसको खींच कर थोड़ा सा बेटा बाहर की तरफ ले जाऊं और ऐसा कह दूं कि मैंने इसको कोई एक्स एक्सटेंशन दे दिया है, मैंने कोई x का एक्सटेंशन दे दिया है, तो ऐसे केस में स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ पर वापस आना चाहेगी। अगर वापस आना चाहेगी तो ये वाला पॉइंट मान लो कि आपने हाथ से पकड़ के बाहर की तरफ खींच रखा है, तो स्प्रिंग जो होगी वो आपके हाथ को अंदर की तरफ खींचेगी, अंदर की तरफ पुल करेगी। ये जो पुल है यही हमारी स्प्रिंग की टेंशन है, ये जो पुल है यही हमारी इस स्प्रिंग की टेंशन है। अच्छा एक बात और, अगर यहां टेंशन टी है तो इस मासलेस स्प्रिंग के अंदर हर जगह टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी। ये जो दीवार है इसको भी ये स्प्रिंग अपनी तरफ पुल करेगी उसी टेंशन टी से। वो अलग बात है बेटा, दीवार मूव नहीं करेगी, मूव ना करे, लेकिन स्प्रिंग ने तो उसको पुल किया है। दीवार मूव नहीं कर रही वो इसलिए कि दीवार का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, वो मूव नहीं कर रही, दीवार तो फिक्स है। अच्छा अगर मैं इस स्प्रिंग को कोई कंप्रेशन दे दूं, अगर मैं इस दीवार को कंप्रेशन दे दूं ऐसे, एक्स का कंप्रेशन दे दूं, कंप्रेशन मतलब मैंने लेंथ घटाने की कोशिश कर दी है। अगर मैं इस तरह से कंप्रेशन दूंगा तो अगेन स्प्रिंग चाहेगी कि काश मैं नेचुरल लेंथ पे आ जाऊं, तो ऐसे केस में स्प्रिंग जो होगी वो पुश करेगी। यहां पर अगर आपका हाथ है तो आपके हाथ को पुश करेगी, यहां पर कोई ब्लॉक लगा रखा है तो उस ब्लॉक को पुश करेगी, और आपके हाथ को ही नहीं इस दीवार को भी पुश करेगी। अब यहां पर दीवार को जो पुश किया है, आपके हाथ को जो पुश किया है, यही एक तरह से हमारी इस स्प्रिंग के अंदर इस टाइम पर टेंशन है। बस स्ट्रिंग से क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग से बड़ा ये डिफरेंस है कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लाने के लिए स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ने घटने की जरूरत नहीं है, और स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। ये पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है। आई होप बेटा यहां तक बात समझ आ गई। तो ऐसे केस में स्प्रिंग जो है वो दीवार को भी धक्का दे रही है, और यहां पर अगर आपका हाथ है तो आपके हाथ को पुश कर रही है, यहां पर कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक को पुश कर रही है, यहां पर कोई दूसरी स्प्रिंग है तो उस दूसरी स्प्रिंग को पुश कर रही है, जो भी है उसको पुश कर रही है। ठीक है, अब अगली बात, यहां पर हमारे पास ये जो टेंशन है
इसको निकालने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है नॉन एज हुक्स लॉ। दिस हुक्स लॉ सेज दैट कि इस स्प्रिंग के अंदर जो भी टेंशन होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगी। एक्स मतलब जो भी आपका कंप्रेशन है और एक्सटेंशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दिस एक्स इज कंप्रेशन और एक्सटेंशन। जितना ज्यादा आपका कंप्रेशन और एक्सटेंशन होगा आपकी टेंशन की वैल्यू बेटा उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, और यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है टेंशन इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, कांस्टेंट इनटू एक्स। ये जो k है दिस k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो k है बेटा ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये k डिपेंड करता है स्प्रिंग पे। स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी हुई है, स्प्रिंग जो है वो जो वायर्स है उसका रेडियस कितना है, स्प्रिंग कितनी लंबी है कितनी छोटी है, इन सब बातों पर डिपेंड करती है। तो जो k है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। अच्छा, k की मैं यूनिट बता सकता हूं, आप वो वैसे हम भी बता सकते हैं। टेंशन तो न्यूटन में है, x तो बड़ा एक्सटेंशन है, कंप्रेशन है तो लेंथ है, तो ऑफ कोर्स न्यूटन पर मीटर, तो इसकी यूनिट विल बी ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर। रही बात डायमेंशन की, तो ऊपर तो न्यूटन है तो न्यूटन तो ऑब्वियस बात है mL/t-2, नीचे मीटर है तो L से L कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी m/t-2। ये इसकी डायमेंशन है। मैं एक स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में एक बात और कहूं, मैं कभी ना कभी बाद में इसको प्रूव भी कर दूंगा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ लिखा रहा हूं। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जितनी ज्यादा होगी स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होगा। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जितनी कम होगी बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा। या फिर सीधे शब्दों में कहूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। जो भी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है बेटा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, कोई बहुत भारी बात तो नहीं है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक सवाल, हमारे पास ये बेटा कोई फिक्स्ड छत, इसके साथ बेटा ये मेरे पास एक स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और फिलहाल ये नेचुरल लेंथ पे है। फिलहाल अपनी ये नेचुरल लेंथ पे, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, सॉरी फिलहाल इसकी ये नेचुरल लेंथ है। मैंने क्या कर दिया कि इस स्प्रिंग के साथ एक m मास का ब्लॉक लगा दिया, और m मास का ब्लॉक लगाते ही मान लो बेटा कहानी कुछ ऐसी हो गई। m मास का ब्लॉक लगा दिया, और m मास का ब्लॉक लगाने के बाद स्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन आ गया, लेट्स से कोई ना कोई एक्सटेंशन आ गया x का। मैंने m मास का ब्लॉक लगा दिया और ये एक्सटेंशन आ गया, लेकिन ये जरूर कहा है कि ये m मास का जो ब्लॉक है ये यहां पर इक्विलिब्रियम पे है। बोल रखा है सवाल के अंदर कि m मास का जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है तो ऑब्वियस बात है इस पर नेट फोर्स बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। मेरे से सवाल पूछा गया कि फाइंड एक्सटेंशन, स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन होगा। वेरी सिंपल, अगर हम इस m मास के ब्लॉक के अगर FBD बनाए तो कौन से फोर्सेस हैं। सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg से, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई है, एक्सटेंशन आ गया, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर जाने के लिए इस ब्लॉक को खींचेगी ऊपर की तरफ। स्प्रिंग जिस फोर्स से इसको ऊपर की तरफ खींचेगी बेटा दैट विल बी k,
के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू कितना एक्सटेंशन है बेटा, एक्सटेंशन इज एक्स, बड़ा एक्सटेंशन इज एक्स। अरे ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम पे है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सवाल में लिखा हुआ है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि के एक्स इक्वल्स टू एम जी, और हमारे पास इस टाइम पर जो एक्सटेंशन है उसकी वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है, सिंपल सवाल। ऐसा ही एक और सवाल, मान लीजिए बेटा कि आपके पास ये बड़ा फिक्स्ड सरफेस, ये आपके पास कोई ना कोई स्प्रिंग, ऐसी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आपको दे रखा है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये एसआई यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट तो बेटा न्यूटन पर मीटर होती, लेकिन ठीक है दे रखी है ऐसी, हम कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं। अब मैंने क्या कर दिया कि ये तो शुरुआत में तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, ठीक है, अब मैंने इस स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, और ब्लॉक रखने के बाद कहानी कुछ ऐसी होगी। मैंने एक ऐसे ब्लॉक रख दिया 2 kg का। अब ये जो 2 kg का जो ब्लॉक है, ये रखने के बाद ये ब्लॉक आ गया इक्विलिब्रियम में। इस बार तो स्प्रिंग में कंप्रेशन दिखा रहा है, वो तुमने सोच भी लिया होगा कितने का कंप्रेशन है, आपको बताना है कि कंप्रेशन जो है वो कितना है। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे है तो सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने 2 kg का ब्लॉक रखा, नीचे की तरफ लगेगा mg, जैसे नीचे तरफ mg लगेगा ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, जैसे ब्लॉक आना चाहेगा नीचे स्प्रिंग पुश करेगी ऊपर। अब अगर मैं इस 2 kg की ब्लॉक की अगर FBD बनाऊं तो कौन से फोर्स हैं, सबसे पहले नीचे की तरफ तो mg 20 न्यूटन, मास है 2 kg, जी बेटा 10, 20 न्यूटन। स्प्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ एक टेंशन लगाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ स्प्रिंग जो होगी वो पुश करेगी और उसकी वैल्यू होगी kx। हम जानते हैं कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पे है, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स हो। जैसे मैंने कहा कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो मैं कहूंगा कि दिस kx शुड बी इक्वल टू mg। वैल्यूज रखते हैं बेटा, k कितना है, यूनिट्स का ध्यान रखना, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू mg। बेटा mg तो मैं निकाल चुका हूं 20 न्यूटन, न्यूटन से आपका न्यूटन कैंसिल, और x की वैल्यू आ गई है 100/20। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, x की वैल्यू आ गई है 20/100 सेंटीमीटर, चला गया है ऊपर। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। 2 मिलीमीटर बोल दो बेटा, 0.2 सेंटीमीटर बोल दो, एक ही बात, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई रियली होप बेटा आपको हल्की फुल्की स्प्रिंग की फीलिंग आना स्टार्ट हो गई। बाकी ऑफकोर्स हम धीरे धीरे टफ सवाल पे भी आएंगे। चलिए बच्चों, चलो टफ एक कर लेते हैं, आराम से समझने लायक सवाल है बेटा। ये बड़ा कोई दीवार है, फिक्स है, ये बड़ा कोई दीवार है, फिक्स है, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच ये मेरे पास एक m मास का पार्टिकल है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K, इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L, इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ भी L, और दोनों के दोनों नेचुरल लेंथ पे। m मास का पार्टिकल मैंने ऐसे बांध रखा है। शुरुआत में सारा सिस्टम बेटा हॉरिजॉन्टल है, नीचे की तरफ बेटा ऑफ कोर्स mg तो लगेगा, वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है तो mg तो लगना। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, मैंने इस सारे के सारे सिस्टम को यहां से रिलीज कर दिया। पहला सवाल तो बहुत ही आसान पूछ रहा हूं,
find acceleration of m just after release, छोड़ते ही m मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ये तो बहुत आसान हो गया। हो सकता है कि आपने बिना सोल्व करके बोल दिया हो कि सर g होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, g होगा, क्योंकि जैसे आपने छोड़ा ना उस टाइम पर इस m मास के पार्टिकल पर, मैं वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ इकलौता फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg। स्प्रिंग ने तो खींचा ही नहीं नेचुरल लेंथ पे ना, स्प्रिंग ने तो खींचा ही नहीं नेचुरल लेंथ पे है। उन्होंने अगर खींचा नहीं तो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ इकलौता फोर्स है mg, दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है नीचे की तरफ g, एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ g। दूसरा सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कोई बहुत तगड़ा सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे कई बच्चे गलती कर देते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसलिए कह रहा हूं कि इंटरेस्टिंग है। फाइंड acceleration of m when it has depressed, बड़ा डिप्रेस्ड मतलब नीचे आ गया, by distance x। अगर आपका m मास अगर x डिस्टेंस नीचे आ गया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, सोचना पड़ेगा। ये m मास मान लो बेटा x डिस्टेंस नीचे आ गया, x डिस्टेंस अगर नीचे आ गया तो इस स्प्रिंग की जो लंबाई है, पाइथागोरस थ्योरम से आप कहोगे ये l है ये x है, तो इस स्प्रिंग की लंबाई बढ़कर हो गई है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस स्प्रिंग की लंबाई भी बढ़कर हो गई है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, नीचे की तरफ mg तो लगेगा ही लगेगा। ये स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है किसी टेंशन t से, क्योंकि लंबाई बढ़ गई ना तो खींचेगी। ये स्प्रिंग भी ऑफ कोर्स बेटा सेम के सेम लेंथ सेम एक्सटेंशन, तो ये भी खींचेगी अपनी तरफ t से। कंफ्यूज मत हो ना, ये जो x है ये एक्सटेंशन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है। दोनों ही स्प्रिंग के अंदर जो आपका एक्सटेंशन है, मैं उसे एक बार के लिए डेल्टा x लिख दूं, क्योंकि बेटा x तो ना ये जो नीचे है उसको लिख देना, इसलिए एक्सटेंशन में अगर मैं कहूं तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल लेंथ तो l थी, अब लेंथ है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेंथ है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्चुअल लेंथ थी आपकी l, तो कुल मिलाकर लेंथ बढ़ गई है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस l। समझ में इस बात को, ये है एक्सटेंशन। ये स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी कितने फोर्स से, k इंटू डेल्टा एक्स। ये स्प्रिंग खींचेगी अपनी तरफ कितने फोर्स से, k इंटू डेल्टा एक्स। ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा। इतना तो बड़ा हमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ ही गया है। टी कोस्टा ऐसे, टी साइन थीटा ऐसे, टी कोस्टा ऐसे, टी साइन थीटा ऐसे, टी साइन थीटा क्या जाएगा, कैंसिल। और हमारे इस m मास के पार्टिकल पर अगर हम फोर्सेस की बात करें तो नीचे की तरफ तो mg आएगा और ऊपर की तरफ 2t का cos थीटा आएगा। एक्सेलरेशन मैंने मान लिया नीचे की तरफ a। सर आपको कैसे पता कि एक्सेलरेशन नीचे, बस मान लिया। अगर ये नेगेटिव आया तो हम कह देंगे एक्सेलरेशन ऊपर है, हमें इस बात का इतना लोड नहीं है। नीचे की तरफ अगर मैं कहूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है 2t cos थीटा एंड इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg तो ठीक है बेटा, -2 टाइम्स टेंशन। टेंशन कितनी है, k इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितना है, एक्सटेंशन है एक्चुअल लेंथ, सॉरी अब जो लेंथ है उसमें से एक्चुअल लेंथ को माइनस करो, टाइम्स cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है x, हाइपोटेनस है रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बेटा, क्या वैल्यू आ गई है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g -2k
एक्स 1 माइनस एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ये एक्सेलरेशन, ये बेटा हमारा आंसर है। आई होप बेटा सवाल आप समझ ही गए होंगे। हालांकि हम इसमें और भी स्प्रिंग में बहुत सारी बातें बेटा पढ़ेंगे, लेकिन ये एक बेसिक बात हो गई कि हाँ कैसे एक्सटेंशन है, क्या कंप्रेशन है ना, कैसे फोर्स लगता है, बेसिक बात हमने स्प्रिंग की तो करी ली। आई होप आप समझ गए होंगे।